हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और राम राम। हमारी जो मॉर्निंग की क्लास रहती है वो आप सभी को जैसे पता है कि हिंदी की क्लास रहती है। आज इस क्लास में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो अलग अलग प्रकार के स्वर और व्यंजनों को हमने पढ़ा है अब तक, और अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं हमारी क्लास में वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो यूज़फुल है ही, पर इसके साथ साथ इन फ्यूचर या अभी जो बच्चे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो हिंदी के जो विराम चिन्ह वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी यूज़फुल इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो आज की क्लास का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका जो टॉपिक है वो विराम चिन्ह है। आज हम सिर्फ विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दर्शाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई वाक्य है, कोई उपवाक्य है, अगर उसमें कोई चीज़ अपन को इम्पोर्टेंट दिखानी है तो उसके लिए हम कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी है अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन सी है कोष्टक चिन्ह और ऑप्शन डी है तिर्यक चिन्ह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अधोरेखा चिन्ह, जिसे कि हम अंडरलाइन कहते हैं। अगर कोई बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, किसी के द्वारा कहा गया कथन है ना, तो उसको अगर हमें उसका इम्पोर्टेंटनेस दिखानी है तो उसके लिए हमें क्या करते हैं हम कि उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है ना, जिसे कि हम अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, रेखांकित चिन्ह आपको कुछ दिया नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें रेखांकित चिन्ह जो लगेगा वो ये है और इसको रेखांकित कर दिया मैंने। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या लाघव चिन्ह। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, और पूर्ण विराम का मतलब क्या हो जाता है कि पूरी तरीके से रुक जाना। तो जब अपन कुछ लिख रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे, तो हम पूरी तरीके से कब रुकेंगे? जब हमारा वाक्य पूरा हो चुका होगा। तो ऐसे चिन्ह जो वाक्य पूर्ति के बाद, वाक्य के पूरे होने के बाद लगाए जाते हैं वो पूर्ण विराम चिन्ह कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है जो ये नीचे साइन दिए हुए हैं इनमें से प्रश्न चिन्ह कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब इसका सही आंसर देंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रश्न चिन्ह, है ना। क्या है ये? प्रश्न चिन्ह है। अब प्रश्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जब वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक हो, मतलब जब किसी से कोई प्रश्न किया जा रहा हो, जैसे क्या तुम कल आओगे, तो इसके बाद में क्या लगेगा? प्रश्न लगेगा। जहां पे आप क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, तो ऐसे वाक्य के पीछे क्या लगता है? प्रश्न चिन्ह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह मतलब जो निर्देशन कर रहा हो किसी वाक्य का, है ना, डायरेक्शन दे रहा हो उसे, तो क्या कहेंगे? उसको निर्देशक चिन्ह कहेंगे। तो बताइए कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? आपको निर्देशक चिन्ह पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। ये दिशा सूचक चिन्ह है, यानी निर्देशन कर रहा है किसी वाक्य का।
इस चिन्ह को हम संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह, है ना, भी कहते हैं। मतलब ये जो आपका इस तरीके से जो चिन्ह है इसको हम संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो द्वंद्व समास या फिर रूपक अलंकार के शब्दों में किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हम द्वंद्व समास में क्या लिखते हैं कि माता पिता, है ना, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे रूपक अलंकार होता है ना, तो रूपक अलंकार का एग्जाम्पल क्या रहेगा, चरण सरोज। ठीक है ना, चरण सरोज, तो इसके बीच में क्या रहेगा, चरण और सरोज। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, निर्देशक चिन्ह, सॉरी ये हो गया अपना निर्देशक चिन्ह। इसे योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो अपना अल्प विराम चिन्ह है। आपको ये सिंबल्स पहचानने हैं, ये संकेत जो चिन्ह दिए हुए हैं इन्हें पहचानना है और आपको बताना है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है। अल्प विराम का मतलब जब वाक्य थोड़े समय के लिए रुका हो, है ना, अल्प मतलब थोड़ी देर रुक के फिर अपन कोई नया सेंटेंस बोलने वाले हों, तो ऐसी जगह पे हम क्या अल्प विराम का यूज करते हैं। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, इस तरीके से हम अल्प विराम लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में या किसी ना किसी प्रीवियस कोई भी परीक्षा में पूछे ही गए हैं जिनमें हिंदी आती है। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्लास में आया कीजिए और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। अब आपको पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप को पहचानना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेखांकित चिन्ह कौन सा है। मतलब आपको ये जो चिन्ह दे रखे हैं ये इस तरीके से नहीं होंगे, इनको ऐसा कीजिए आप, ये है ना, बताइए आपको पहचानना है कि ये किसका साइन है। ऑप्शंस हैं आपके लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह या टीका सूचक चिन्ह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लोप सूचक चिन्ह। मतलब जहां पर कोई चीज किसी वाक्य का या किसी शब्द का लोप हो चुका हो, मतलब एब्सेंट हो या लिखना गायब हो गया हो, तो वो लोप सूचक चिन्ह कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं। मतलब किसी वाक्य में अगर दो बार संज्ञा शब्द आए हों, दो संज्ञा शब्द आ रहे हों, तो ऐसी मतलब इस स्थान पे हम क्या करते हैं, दोनों संज्ञा चिन्हों के बीच में दोनों संज्ञाओं के बीच में कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है अवतरण, योजक, कोष्ठक या निर्देशक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका योजक चिन्ह, है ना, जो कि द्वंद्व समास में उपयोग होता है। जैसे राधा श्याम, है ना, राधा श्याम या माता पिता सीताराम, है ना, इनके बीच में योजक चिन्ह होते हैं। तो ये क्या है, दोनों संज्ञाएं हैं और इनके बीच में इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इनमें से किसमें जो विराम चिन्ह का प्रयोग है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, अल्प विराम, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ऑप्शन बी है यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है ना। और ऑप्शन सी है सुनो सुनो वह गा रही है। और ऑप्शन डी है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो
वाक्य है वो बिल्कुल सही विराम चिन्हों के से बताया गया है, दर्शा रहे हैं इसमें। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, सुनो सुनो वह गा रही है। अब बताइए कि इसमें जो ये चिन्ह दे रखा है ये कौन सा चिन्ह है, बताइए, आंसर दीजिए, इसका कमेंट कीजिए। ये जो चिन्ह है वो है विस्मयादि बोधक, है ना। मतलब जब किसी वाक्य को कहते हुए कोई आश्चर्य प्रकट किया जाए, कोई हर्ष की स्थिति हो या शोक की स्थिति हो या उत्साह की स्थिति हो, व्यंग की स्थिति हो, घृणा हो, दया हो, है ना, जैसे ओह, अरे, हे, छी, हाय, इस तरह के शब्दों में, और जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया है सुनो सुनो, है ना, मतलब गौर करते हुए आश्चर्य से किसी बात को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो विराम चिन्ह का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं निदेशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक या विवरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा, आप प्लीज एक तो क्या है कमेंट कीजिए आंसर्स को, है ना, कमेंट कीजिए, और हो सके तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन किया कीजिए, वन लाइनर के फॉर्म में लिखिए। एज इट इज तो क्वेश्चन नोट करना पॉसिबल नहीं है, पर आप वन लाइनर के फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर राइटिंग करेंगे तो आपके जो मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो खैर क्लियर हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपका जो अधिगम है, मतलब आप जो याद कर रहे हैं, जो आपके समझने की चीज़ें, वो और ज़्यादा स्थायी और मजबूत होगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उपदेशक चिन्ह। उपदेशक चिन्ह, उपदेशक जो है वो चिन्ह में विराम चिन्हों के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, है ना, अल्प विराम, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि वाक्य की गति अंतिम रूप ले, मतलब वाक्य खत्म होने लगे और विचार के तार टूट जाए, मतलब आप जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो, वो एकदम समाप्त होने पर आए, तो ऐसी स्थान पर आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्ण विराम। ठीक है, जहां पे वाक्य समाप्त होता हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। आपको बताना है कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। अब यहाँ पे कोष्ठांकित विराम चिन्ह तो दिया नहीं है, मैं बना देती हूँ आपके लिए। कोष्ठांकित विराम चिन्ह, तो देखिए आपको मैं दे देती हूँ, ऐसा करती हूँ, ये चिन्ह, बताइए ये किसका चिन्ह है। सॉरी एक मिनट, ये बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, एक मिनट यहाँ पे योजक करना पड़ेगा मुझे, योजक। ठीक है, तो आपको पता है ये अपन ने पिछले प्रश्नों में किया है कि ये एक योजक चिन्ह का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, ये जो विराम चिन्ह दिया है वो किसका उदाहरण है, इसका मतलब नाम क्या है। आपके ऑप्शन है विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये किसका निशान है, ये इस तरह के साइन अपन मैथ्स में भी यूज करते हैं ना अपने, ये बराबर का निशान है। तो बराबर यानी जब तुल्यता सूचक हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह कहाँ पे प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है
आपके ऑप्शन है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है तुल्यता सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी है लाघव चिन्ह और ऑप्शन डी है संयोजक चिन्ह। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका संयोजक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये प्रश्न। मतलब विराम चिन्ह क्या है जैसे अल्प विराम है ना, अर्ध विराम या पूर्ण विराम, ठीक है ना, ये 3 तरह के विराम चिन्ह है ना। तो इनमें क्या है यहाँ पे बताया गया है कि ये कब यूज होते हैं। अब जैसे विराम चिन्ह की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा क्या है, क्वेश्चन सही तरीके से नहीं है। यहाँ पे देना चाहिए कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह के रूप में। संयोजक चिन्ह मतलब जब 2 वाक्यों को या तो जोड़ा जा रहा हो या एक वाक्य खत्म होके दूसरा वाक्य शुरू हो रहा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विराम का अर्थ है, बताइए विराम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है ठहरना या रुकना, ऑप्शन सी है बिछुड़ना या ऑप्शन डी है स्वर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विराम का मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है। मतलब कामता प्रसाद जी जो है उन्होंने विराम चिन्हों को कौन सी भाषा से लिया हुआ माना गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा इसका। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अंग्रेजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है, आपको बताना है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके नाम नहीं आएंगे एग्जाम में कि कितने प्रकार के होते हैं, 20 के नाम बताओ, पर आपको इनकी संख्या जरूर याद रखनी है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अपना 20, ठीक है, 20 जो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। आपको अल्प विराम पहचानना है, ठीक है ना। जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं अपने वाक्य में तो ऐसे चिन्ह को अल्प विराम कहेंगे। तो आपको बताइए कि कौन सा चिन्ह है जो अल्प विराम है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए, पहचानिए इनमें से कौन सा है अल्प विराम, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, है ना। इन सबके बीच में कॉमा लगना चाहिए ना। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल, वैभव, है ना। और तो है ही सही, और फिर वैभव, है ना। जब एक समान संज्ञाएं दी हुई हो, एक ही क्रिया के लिए बहुत अलग अलग संज्ञाएं दी हो तो उनमें हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा कि इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। आपको बताना है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो बताइए कि इसमें सही उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। आपका सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और आगे ना कॉमा और चला गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विराम चिन्ह इसमें
लगेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, देखिए इसमें दो एक जैसे चिन्ह दिए हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, वो सही है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा। अब जहां पे भी किंतु परंतु आ जाए ना तो वहां पे क्या लगता है, अपना कॉमा लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 166 का है। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो भी रहेगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है कॉमा है ना। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया है, देश के प्रधानमंत्री कॉमा श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई। नरेंद्र मोदी ने, है ना, ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, समानाधिकरण शब्द। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, कमेंट कर सकता है, कमेंट करके बताइए समानाधिकरण शब्द क्या होते हैं। समानाधिकरण का शब्द ये है कि जैसे कोई पर्सन है, अब जैसे हम जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका नाम ही, उनकी जो पद है उसके लिए काफ़ी है। उनका नाम लेते ही हम समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। पर यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री उनकी उपाधि भी दी गई है, तो ये क्या हो गए, समानाधिकरण हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में जब एक ही प्रकार की संख्याएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अगर वाक्य में एक ही क्रिया के लिए अलग अलग संख्याएं आती हों तो हम कॉमा का यूज करते हैं। पर यहाँ एक ही क्रिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि किसी वाक्य में एक ही प्रकार की संख्याएं आए तो किस प्रकार के चिन्ह का यूज करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बताइए। आपका जो ऑप्शन रहेगा इसमें सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, योजक चिन्ह, जैसे कि माता पिता में अभी बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, योजक चिन्ह को हम क्या क्या कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे एक छंद है, अगर उसका एक पद है ना, एक चरण जो है वो समाप्त हुआ है, तब किस प्रकार के योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कॉमा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हंस बंस दशरथ जनक, कॉमा राम लखन के भाई, फुल स्टॉप, है ना। तो इसमें एक पद क्या हुआ, जैसे हंस बंस दशरथ जनक, ये प्रथम चरण हो गया इसका छंद का, तो इसमें क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। राम लखन के भाई, इसके बाद क्या लग जाएगा, अपना फुल स्टॉप लग जाएगा। जननी तू जननी भई, फिर कॉमा विधि सन कछु न बसाई। ठीक है, और फिर आपका डबल फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताना है आपको कि इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। आपके ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसमें दो वाक्य हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। जैसे रामू एक अच्छा खिलाड़ी है, कॉमा कल उसकी टांग टूट गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आपको बताना है कि इस वाक्य में सही कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। आपके ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह या विवरण चिन्ह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अल्प विराम। जाना है तो कॉमा जल्दी जाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में
उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। आपके ऑप्शन है, एक तो है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉमा यानी अल्प विराम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि माँ मेरा कल्याण करो, तो इसमें माँ के बाद जो है वो कॉमा लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, जब वाक्य में एक समान अधिकरण प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है अगर एक ही वाक्य में एक समान अधिकरण का उपयोग हो रहा हो तो किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेतक चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अर्ध विराम, है ना। समान अधिकरण का प्रयोग हो रहा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, सुनीता जितनी पढ़ी लिखी है ना, जैसे अपन लिख देते हैं कि सुनीता जितनी पढ़ी लिखी है, फिर क्या लगेगा, अर्ध विराम। उतनी ही सरल और नम्र है। ठीक है ना, समान अधिकरण है, मतलब एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन, एक ही व्यक्ति के गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां पर अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है अर्धविराम, उपविराम, योजक चिन्ह और कोष्ठक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अर्धविराम। ठीक है ना, जब दो असंगत वाक्य हो, है ना, मतलब जिनका कोई मेल नहीं हो आपस में, तब ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी अर्धविराम का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करणवाचक क्रिया के विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको बताना है करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अल्प विराम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अर्धविराम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि फुल स्टॉप पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो कहाँ लगाया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। बहुत सिंपल है, वाक्य के अंत में जो है वो हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, मतलब किस तरीके से हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके, वाक्य के अंत में कर सकते हैं, है ना, वाक्य के अंत में ही तो पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। कहानी उपन्यास लिखने में, हाँ कहानी उपन्यास में बहुत अलग अलग वाक्य रहते हैं जो पूर्ण होते हैं, तब भी पूर्ण विराम लगता है। छंदों के चरणों की समाप्ति पर, छंद का जो है वो उसके चरणों मतलब दोनों चरणों की समाप्ति पर या फिर छंदों के एक चरण की समाप्ति पे। तो बताना है आपको कि कहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका सही उत्तर छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि छंद में, है ना, जो पहली लाइन रहती है उसमें 2 चरण होते हैं, तो उन पहले चरण की समाप्ति पे हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ना कि पूर्ण विराम लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अब बताइए इसमें क्या किया जा रहा है, मतलब ये वाक्य किस प्रकार का है। हाँ, तुम कब आओगे, इसमें क्या कर रहा है सामने, इसमें प्रश्न कर रहा है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा अपना प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आप ये जो क्लासेस हैं वो आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासेस से जुड़ सके और उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है ना। अब मैंने आपको बताया था आह, ये शब्द है जो है उसमें किस प्रकार के विराम चिन्ह का अपन प्रयोग करते हैं, बताइए। ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम या पूर्ण विराम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर रहेगा अपना विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, है ना, ऐसी जगहों पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिससे इसके वर्ड्स रहते हैं ओह, अरे, हे राम, छी, हाय, है ना। इस तरह के शब्दों में हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग होगा। आपको बताना है कि इसमें कैसे, ये जो वाक्य है इसमें किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। आपके ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, अवतरण चिन्ह या टीका सूचक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उद्धरण चिन्ह। ठीक है ना, ये लगे हुए ना। ठीक है, अब उद्धरण चिन्ह जो है वो कब लगाए जाते हैं, जब हमें किसी वाक्य को, किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, तब हम उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी की उक्ति हुई, किसी ने कोई शब्द कहा था, है ना, जो यूनिवर्सली एक ही है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के लिए हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी का नारा है, हमारे महात्मा गांधी का नारा है, करो या मरो का नारा है, तो जब हम कोई नारा लिखेंगे करो या मरो, तो उन पर इन्वर्टेड कॉमास लगाते ही है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताए थे इनके नाम। संयोजक चिन्ह को हम योजक या फिर सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, जो कि द्वंद्व समास में उपयोग होते हैं और इसके साथ साथ रूपक अलंकार में भी इनका उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूल सुधारने अथवा शब्द के किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग होता है। आपको बताना है भूल सुधार और किसी शब्द की किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए, मतलब गलती हो गई है, अब उसका आपको सही जवाब लिखना है या सही शब्द लिखना है, तो हम किस तरह के कोष्ठक का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये, है ना, इस तरह के कोष्ठक का यूज करते हैं, जिसको कि हम वर्गाकार कोष्ठक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विवरण चिन्ह को पहचानिए। आपको बताना है कि ये जो दिए गए चिन्ह हैं इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है ना, जब आप कोई किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई टर्म है, एक छोटी सी कोई शब्द है ना, तो उसको क्या कहेंगे अपन, है ना, उसको उसका जो एक्सप्लेनेशन देंगे तब हम किस तरह के चिन्ह का उपयोग करते हैं, हम विवरण दे रहे हैं तो विवरण चिन्ह का यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुनरुक्ति या लाघव चिन्ह को पहचानिए। आपको बताना है कि इनमें से पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह के साइन कौन से हैं। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये जो चिन्ह है ये पुनरुक्ति का रहता है और ये जो है वो लाघव का रहता है। लाघव चिन्ह क्या होते हैं, जब हम किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिखा डॉक्टर, तो हम पूरा डॉक्टर ने लिख के ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और जैसे हमने लिखा प्रोफेसर, तो ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, लाघव चिन्ह, जब हम किसी शब्द को या किसी उपाधि को लघु रूप में दर्शाना चाहें। चलिए, और पुनरुक्ति मतलब जब हम किसी चीज को एज इट इज नीचे लिखना चाहते हैं, जैसे कहीं पे कोई अपन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें अलग अलग आपको एड्रेस दिए रहते हैं, है ना, कि जैसे आपका पहले ऑप्शन में लिखा रहता है कि आप अपना पता लिखिए, फिर जस्ट उसके नीचे लिखा रहता है कि डाक से जो आपको है ना पत्र व्यवहार का पता लिखिए। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इस तरीके से लिखते हैं, है ना, पुनरुक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से
अभिविहित किया है? पा चिन्ह को श्री कामता प्रसाद जी ने और क्या नाम दिया है, बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, रेखा, है ना। पा चिन्ह मतलब वही अंडरलाइन को ही कामता प्रसाद गुरुजी ने रेखा का नाम दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ठीक है ना, आपको बताना है कि हंस पद जो है वो किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए इसमें जो आपके सही आंसर जो दिए हैं ऑप्शंस कुछ ठीक नहीं है। इसमें आपको देखिए मैं थोड़े ऑप्शंस चेंज कर देती हूँ। जैसे यहाँ लिख देती हूँ मैं विस्मरण, विस्मरण। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी हो ही गया। ऑप्शन सी हो गया आपका अल्प विराम और ऑप्शन डी हो गया आपका त्रुटि विराम। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका सही आंसर रहेगा विस्मरण। हंस पद का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को भूल जाते हो लिखना, कोई वाक्य है और आप उसमें कोई एक शब्द लिखना भूल गए हो, तो ऐसी इस स्थान पे अपन क्या करते हैं, हंस पद चिन्ह का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम किसी वाक्य में किसी शब्द को भूल गए हैं और उसको लिखना चाहते हैं। तो आपको पता है ना, अपन इस तरीके का साइन बनाते हैं, ऊपर वो शब्द लिख देंगे और फिर उसके नीचे इस तरह का साइन बना देंगे वाक्य में, मतलब इस स्थान पे वो शब्द आएगा। तो इसे हम हंस पद या विस्मरण चिन्ह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? वेरी सिंपल, बराबर का जो साइन रहेगा वो तुल्यता सूचक रहता है। अगला प्रश्न है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। अब आपको बताना है कि पाद बिंदु, पाद का भी बताया था कि कामता प्रसाद जी ने जो क्या दिया है, लाइन को रेखा, है ना, पाद को क्या कहा है, लाइन या रेखा का नाम दिया है। और बिंदु, तो आप बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसमें दोनों ही चीजें आ रही हैं। तो आपका सही आंसर रहेगा डी, है ना, लाइन भी आ रही है और बिंदु भी आ रही है, तो ये पाद बिंदु चिन्ह हो गया। चलिए बढ़ते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो चिन्ह है वो समाप्ति सूचक है। जरूरी नहीं है कि हर जगह फुल स्टॉप ही लगा रहे। आपने कभी कोई बड़े ऑथर की बुक्स वगैरह देखी होंगी तो उसमें कई जगह पर इस तरह के चिन्ह आपने जरूर देखे होंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से होता है ना कई जगह, लास्ट में, बुक की लास्ट में इस तरीके से चिन्ह बने रहते हैं, तो ये समाप्ति सूचक हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में ए स्वर नहीं है, है ना, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसके उच्चारण में ए शब्द नहीं आ रहा है। बताइए, आपके ऑप्शन है वैदिक, ऑप्शन बी है ऐक्य, ऑप्शन सी है पैतृक, ऑप्शन डी है स्नेह। तो बताइए, आप उच्चारण कीजिए इनका अपने मन में और बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, वैदिक। आय आ रहा है, ए नहीं आ रहा है ना, आय की और इक, है ना, जबकि ऐक्य में ए आ रहा है, पैतृक में ए आ रहा है और स्नेह में भी ए आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई बड़ी उपाधि है, कोई बड़ा नाम है, नाम तो नहीं, जैसे कोई उपाधि है, तो अपन क्या करते हैं, उसका फर्स्ट वर्ड लिखते हैं और उसके बाद किस तरह का चिन्ह लगाते हैं, किस तरह का चिन्ह लगाते हैं, इस तरीके से। तो बताइए, सॉरी, इस तरीके से। तो बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। अब ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो सही विराम चिन्ह युक्त है। ऑप्शन ए है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, क्वेश्चन मार्क। अगला है छी तुमने, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो नाम ही डुबो दिया। फिर है छी विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। और फिर डी है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा।
मुझे पता है आपने बिल्कुल पहचान लिया होगा सही आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सी, है ना। छी क्या एक विस्मयादिबोधक शब्द है ना, तो ये इसके पीछे सही चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए, है ना। ऐसा कौन सा वर्ड है जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है। ए है आपका दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो। ऑप्शन बी है रीतिवाचक या परिणामवाचक क्रियाओं में प्रयुक्त दो अवयव। ऑप्शन सी है जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, या फिर कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बताओ सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया योजक चिन्ह किस में लगता है, द्वंद्व समास में लगता है, ना कि कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज की क्लास का। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब स्पष्ट करना है ना, मैंने अभी बताया था एक्सप्लेनेशन देना है किसी चीज का। कोई शब्द है जो बहुत कठिन है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसका अर्थ समझाना है, तो किस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं हम, विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको पढ़ना है, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप और क्या क्या चाहते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कीजिए। और अभी तक भी जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्लास को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए इन क्लासेस से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप आपके जो व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्या क्या और नया इम्प्रूवमेंट चाहिए क्लासेस में। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर इच्छा अनुसार हम क्लासेस को लाएं। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 4 बजे, जो कि जीके जीएस की रहेगी। उसके बाद जो है वो अगली क्लास हिमांशु सर की रहेगी शाम को 6 बजे, वो मैथ्स की रहेगी, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, हैव अ नाइस डे।